नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की स्विफ्ट यूसीएवी की तरफ से है। आप सभी को स्विफ्ट यूसीएवी के बारे में पहले से ही पता होगा, जो कि घातक यूसीएवी का एक स्केल डाउन वेरिएंट है या एक स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसे इनिशियली घातक यूसीएवी के लिए बनाए गए टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओरिजिनली घातक यूसीएवी एक 13 से 14 टन क्लास का यूसीएवी होने वाला है, जबकि स्विफ्ट एक 1 टन क्लास का यूसीएवी होने वाला है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले सीधे तौर पर घातक यूसीएवी पर शिफ्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बदलती हुई अनमैन्ड वॉरफेयर को देखते हुए एडी की तरफ से स्विफ्ट यूसीएवी का कैमिकेजी वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इसका नाम स्विफ्ट के होने वाला है और यहाँ पर के का मतलब कैमिकेजी होने वाला है। ये ड्रोन डिजाइन में स्टेल्थ होने वाला है और साइज में काफी छोटा होने वाला है, जिस वजह से दुश्मन के रडार इसको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए फ्यूचर में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि स्विफ्ट यूसीएवी का अगर कैमिकेजी वेरिएंट को बनाया जाता है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन इसकी जो कैमिकेजी वेरिएंट होने वाला है उसमें साथ बूस्टर असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से इसको कहीं से भी लॉन्च किया सके। वर्तमान के लिए यह रनवे से नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ करता है, लेकिन इसकी कैमिकेजी वेरिएंट में कन्वेंशनल टेक ऑफ सिस्टम के बदले रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसा हिंट दिया गया। इस प्रोजेक्ट को अभी एडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है और आगे चल के इसकी टेक्नोलॉजी को भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ शेयर करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि इसको मास प्रोड्यूस किया सके। फिलहाल इसमें अभी रशियन ऑरिजिन सैटर्न 36 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसे हमारे इंडिजिनस मानिक इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट जैसे कि मिग 29 यूपीजी और SU-30 MKI को एक नए और एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल के साथ इक्विप करना शुरू कर दिया है। इस मिसाइल को RVV-SD कहा जा रहा है, जो कि मेनली रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल का एक अपडेटेड वेरिएंट है। RVV-SD मिसाइल में नए जमाने के डिजिटल टेक्नोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक मल्टी चैनल होमिंग सिस्टम भी मौजूद है, जो कि इसकी एक्यूरेसी, टारगेट लॉक कैपेबिलिटी और जैमिंग रेजिस्टेंस को कई गुना बेहतर करता है। RVV-SD मिसाइल में कंबाइंड गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन, मिड कोर्स रेडियो करेक्शन और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम शामिल है। इसका रडार सीकर 9B1103M मॉस्को रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलप किया गया था। ये एक मोनोपल्स डॉपलर सीकर है, जो एनहांस्ड पावर आउटपुट, बेटर सेंसिटिविटी और जैमिंग के खिलाफ बेहतर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। इस मिसाइल का रेंज करीब 110 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पुरानी R-77 मिसाइल की 80 किलोमीटर की रेंज से काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह मिसाइल टर्मिनल फेज में 11G तक पुल कर सकता है। नॉर्मली एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो 9G तक की पुल कर सकते हैं, और इकलौता रफाल ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इमरजेंसी में 11G तक जा सकता है, जिससे साफ होता है कि नो एस्केप जोन के अंदर R-77-1 या RVV-SD मिसाइल को इवेड करना काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन सवाल ये कि अगर हमारे पास अस्त्र सीरीज की मिसाइल मौजूद है, यानी कि अस्त्र मार्क 1 मौजूद है, जिसका रेंज भी 110 किलोमीटर है, तो हमें RVV-SD मिसाइल को अपने सर्विस में शामिल करने की क्या जरूरत है। फिलहाल इसे बस एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और बालाकोट के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2019 में इन मिसाइल की लगभग 500 यूनिट को ऑर्डर करने का फैसला किया गया था, जिस वजह से अभी इनको इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की ड्रोन्स रिक्वायरमेंट को लेकर है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक नई रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI को इशू किया गया, और इसमें अभी इंडियन आर्मी के लिए नैनो ड्रोन्स को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। ये ड्रोन साइज में छोटे होने वाले हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस जैसे कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की उम्मीद किया जा रहा है। इन ड्रोन्स की मिनिमम रेंज 2 किलोमीटर तक होना चाहिए और ये मिनिमम 30 मिनट की फ्लाइट को ऑफर करने चाहिए। ये नैनो ड्रोन्स खास तौर पर काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर एरिया जैसे कि LAC और LOC रीजन में सर्वेलेंस मिशन के लिए काफी सुइटेबल होने की बात की गई है। और इनका कॉम्पैक्ट साइज इनको उन एरिया में ऑपरेट करने लायक बनाने वाला है जहां लार्जर साइज UAV को ऑपरेट करना संभव नहीं होता है। आर्मी ने स्पेसिफाई किया कि ड्रोन GPS एडेड और विजन एडेड नेविगेशन सिस्टम से लेस होने चाहिए, यानी कि अगर GPS सिग्नल वहां पे मौजूद नहीं हो तब भी ड्रोन वहां से ऑपरेट करना चाहिए। ये फीचर इन ड्रोन्स को GPS डिनार्ड एनवायरमेंट के अंदर भी ऑपरेट करने लायक बनाने वाला है। इससे पहले भी इंडियन आर्मी की तरफ
से 2023 में एक ऐसी RFI को इशू किया गया था जिसमें 850 नैनो ड्रोन को खरीदने की बात की गई थी और अभी एक्टिवली जम्मू कश्मीर में होने वाले काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान आर्मी की तरफ से इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे सुअरों के हाइडआउट्स का पता लगाने में और उनको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद मिल रही है और इसी वजह से अभी ऐसे ड्रोन की एडिशनल ऑर्डर करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स की तरफ से है। इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स, जिनको हमारी आर्मर्ड कोर की बैकबोन माना जाता है, अब एक गेम चेंजिंग अपग्रेड के साथ और भी ताकतवर बन चुके हैं। DRDO की तरफ से अब एक नए एडवांस सिस्टम को डेवलप किया गया जिससे T-90 टैंक्स पूरी तरीके से पानी के अंदर रहकर भी 1 घंटे से ज़्यादा समय तक ऑपरेट कर सकते हैं। आमतौर पर टैंक सभी होते हैं और पानी के अंदर ऑपरेट करने लायक नहीं होते, लेकिन DRDO की तरफ से अब एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया है जो कि T-90 टैंक्स को पानी के अंदर ही ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इस अपग्रेड का मतलब ये है कि अब T-90 टैंक्स इजीली नदियों को पार कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास हो या फिर इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास हो। पहले ये नदियां टैंक्स के लिए एक रुकावट बन जाते थे, लेकिन अब T-90 टैंक्स बिना किसी ब्रिज के भी नदियों को क्रॉस कर सकते हैं। मोस्टली टैंक को पहले से ही वाटर सीलिंग के लिए डिजाइन किया गया होता है, यानी कि अगर पानी के अंदर ये चला जाता है तो इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स तक पानी नहीं पहुंचने वाला है और वो पानी के अंदर सुरक्षित रहने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर टैंक पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है तो अंदर मौजूद क्रू मेंबर को सांस लेने में दिक्कत होने वाला है, यानी कि कुछ समय के बाद वो सफोकेट होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी DRDO की तरफ से एक ऐसे सिस्टम को बनाया गया जिससे टैंक्स के अंदर बैठे क्रू मेंबर 5 मीटर गहरे पानी में भी 1 घंटे से ज़्यादा समय तक सांस ले सकते हैं। मतलब अगर टैंक पानी के अंदर नीचे चला जाता है तो क्रू मेंबर भी पूरी तरीके से सेफ और ऑपरेशनल रहने वाला और टैंक को कंट्रोल कर सकते हैं और मिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक इस टेक्नोलॉजी को अहमदनगर और मुंदक जैसे टेस्ट रेंज में टेस्ट किया जा रहा था और अभी तक इसकी सभी टेस्ट को सफल पाया गया और अभी DRDO की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ भी शेयर करने की बात की गई, जो कि इनकी मास प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करने वाला है और अभी इनको 2 अलग अलग फेज में इंडियन आर्मी की पूरी टैंक फ्लीट में, यानी कि T-90 टैंक फ्लीट में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में इंडियन आर्मी की तरफ से मोस्टली अभी रशियन ओरिजिन इग्ला एस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक 3rd जनरेशन का शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम है जो कि 6 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसमें 1.17 kg की हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिस्टम डुअल चैनल इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट सीकर के साथ आता है, जिससे ये फ्लेयर और जैमिंग जैसे काउंटर मेजर सिस्टम को रजिस्ट कर सकता है। इसकी सबसे खास बात इसकी हिट प्रोबेबिलिटी है जो कि 80 से 90% के बीच पाया गया। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी इग्ला एस सिस्टम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की रजाक थर्मल वेपन साइट को इंटीग्रेट करने की बात सामने है। ये अपग्रेड लो लाइट कंडीशन में टारगेट को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने में ऑपरेटर को काफ़ी मदद करने वाले, खासकर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में काफ़ी इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की रजाक थर्मल वेपन साइट की कूल्ड वर्जन की बात करें तो ये एक हाई एंड ऑप्टिक सिस्टम है जो कम्प्लीटली डार्कनेस, फॉग और लो विजिबिलिटी जैसे कंडीशन में भी एरियल थ्रेट को एक्यूरेटली डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कूल्ड थर्मल साइट सिस्टम मैन साइज टारगेट को 6 किलोमीटर की डिस्टेंस से और टैंक साइज टारगेट को 4 किलोमीटर की डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो अनकूल्ड साइट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब तक इंडियन आर्मी को 150 से ज़्यादा रजाक थर्मल वेपन साइट को डिलीवर किया चुका है, जिसमें 28 यूनिट 2024 में नॉर्दर्न कमांड को, 29 यूनिट ईस्टर्न कमांड को, 28 यूनिट सेंट्रल कमांड को और 72 यूनिट सदर्न कमांड को डिलीवर किया गया। और अभी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को वेस्टर्न कमांड की तरफ से भी 2025 के मिड तक इसके एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से कैमिकाजी ड्रोन से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश किया गया था, उनमें से कुछ को इन्हीं रजाक साइट से इक्विप्ड इग्ला एस सिस्टम की मदद से न्यूट्रलाइज किया गया था, जो कि इन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को प्रूव करता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।